Everyone, welcome to Stuche and in the first lecture of Principles of Inorganic Chemistry. आज हम पढ़ेंगे लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में जिसमें होंगे 3 सब टॉपिक्स ऑक्टेट रूल, रेजोनेंस और VSEPR मॉडल। इन सभी सब टॉपिक्स में हम डिटेल से जाएंगे। लुईस स्ट्रक्चर्स का नाम वर्ल्ड रिनोन्ड साइंटिस्ट गिलबर्ट न्यूटन लुईस के नाम पे रखा गया है। अकॉर्डिंग टू लुईस, एक कोवेलेंट बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब दो नेबरिंग एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो तब बनता है सिंगल बॉन्ड, जिसे हम डिनोट करते हैं बाय AB। दो बॉन्ड शेयर होते हैं तब बनता है डबल बॉन्ड, जिसे हम डिनोट करते हैं A डबल बॉन्ड B। और जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तो बनता है ट्रिपल बॉन्ड, जिसे हम डिनोट करते हैं A ट्रिपल बॉन्ड B। लेकिन कुछ एटम्स में ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। फॉर एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स और अमोनियम मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास होते हैं 1 लोन पेयर। भले ही ये लोन पेयर्स बॉन्डिंग ना करे, लेकिन ये उस मॉलिक्यूल के शेप और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। तब लुईस ने ढूंढा कि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस को ऑक्टेट रूल के थ्रू अकाउंट कर सकते हैं। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हर हर एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह शेयर करता है ताकि वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम केस लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का O2, तो O2 हर O के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक और O के पास होगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच होगी बॉन्डिंग ताकि हर एटम के पास हो सके 4+4=8 बॉन्ड्स। तो दोनों एटम के पास हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्टेट और ऑक्टेट रूल हो गया सेटिस्फाइड। लेकिन ऑक्टेट लेकिन ऑक्टेट रूल में भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1s ऑर्बिटल में, और 1s ऑर्बिटल में एट मैक्स अकोमोडेट हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर एक हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे एटम, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड होकर एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड का सिर्फ डुप्लेट सेटिस्फाई हो पाएगा, ना कि ऑक्टेट। फ्लोरीन का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। एक शेयरिंग करने के बाद उसके पास 7+1 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर गया। तो ऑक्टेट रूल के थ्रू हम लुईस स्ट्रक्चर को बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लुईस स्ट्रक्चर एक डायग्राम होता है जो हमारे मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग और लोन पेयर्स के पैटर्न को दिखाता है। लुईस स्ट्रक्चर्स को बनाने के बहुत आसान 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर टू बी इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर बाय एडिंग टुगेदर द नंबर्स ऑफ ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय द एटम्स। तो सबसे पहले हमें ये डिटरमिन करना है कि इस जो एटम हमारे लुईस स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेगा उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल, अमोनिया NH3। हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन के पास होता है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 हाइड्रोजन के पास होंगे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इन टोटल हमारे पास है 5+3=8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Write the chemical symbols of the atoms in the arrangement that shows which atoms are bonded together। तो हम हमारे अमोनिया के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। तो अमोनिया में हमारे पास होता है एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम, जिसे हम ऐसे थोड़ा डिनोट कर सकते हैं। लेकिन ये लुईस स्ट्रक्चर भी इनकम्प्लीट है क्योंकि हमने इसमें ना ही बॉन्डिंग के बारे में ना ही लोन पेयर के बारे में कुछ बताया है। थर्ड स्टेप, distribute the electrons in pairs so that there is one pair of electron forming a single bond between each pair of atoms bonded together, and then supply electron pairs to form lone pairs or multiple bonds until each atom has an octet। यानी कि अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ताकि हमारे एटम के पास हर एटम के पास ऑक्टेट और इन द केस ऑफ हाइड्रोजन डुप्लेट कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो हम इसे ऐसे करेंगे। यहाँ नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर दिया। यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कर गया। यहाँ पे नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन
थर्ड एटम के साथ बॉन्ड कर गया और नाइट्रोजन के पास बचे दो लोन पेयर्स। तो टोटल नाइट्रोजन के पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्टेट हो गया सेटिस्फाई। और हर हाइड्रोजन एटम का डुप्लेट 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके शेल में, तो उसका डुप्लेट भी हो गया सेटिस्फाई। तो हम बॉन्डिंग पेयर को, यानी कि इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं एक सिंगल लाइन के थ्रू, जो हमने स्ट्रक्चर में किया हुआ है। और अगर हमारा स्ट्रक्चर आयोनिक होगा तो उसका नेट चार्ज पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर होगा, ना कि एक सिंगल एटम के ऊपर। फॉर एग्जांपल NO3 माइनस या नाइट्रेट आयन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होल NO3 के ऊपर है, ना कि इंडिविजुअली N के या फिर ऑक्सीजन के। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल N2 मॉलिक्यूल। तो हर नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसे हम ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमें अब ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करना होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्ड बना देते हैं 2 3। तो अब हर एटम पे ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एक लुईस स्ट्रक्चर है। अगला एग्जांपल है बोरॉन टेट्राफ्लोराइड आयन, जिस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हमारे पास है एक बोरॉन एटम जिसके पास है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन एटम्स जिनके पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 4, यानी कि 28 इलेक्ट्रॉन्स और एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी। तो टोटल हमारे पास है 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 32 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि एटम पे ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर जाए। तो इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बोरॉन और 4 फ्लोरीन एटम्स। क्योंकि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास यहाँ 4 फ्लोरीन एटम्स हैं, यानी कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बोरॉन को चौथे फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्डिंग करने में हेल्प करेगा। तो ये बन गए बोरॉन के 4 बॉन्ड्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की, वो फ्लोरीन एटम पे हो गए उसके 3 लोन पेयर्स। हर फ्लोरीन एटम के पास हो गए उसके 3 लोन पेयर्स। तो हम देख सकते हैं कि हर एटम यहाँ पे ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल एक फ्लोरीन एटम का, तो उसके पास है 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 8। सेम इन द केस ऑफ बोरॉन। बोरॉन के जो 8वें इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि बोरॉन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल हो रहा है सेटिस्फाई। अब बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनमें से कोई एक लुईस स्ट्रक्चर ही पूरे मॉलिक्यूल को डिफाइन नहीं कर सकता है। यानी कि वो 4 लुईस स्ट्रक्चर जब तक आपस में ब्लेंड या फिर सुपरपोज नहीं होंगे, तब तक उस स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ओजोन मॉलिक्यूल। इस लुईस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि हमारे ओजोन मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम एक ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और हमें पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 148 पिकोमीटर, और डबल बॉन्ड का लेंथ होता है 121 पिकोमीटर। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा रिवील करता है कि इन दोनों का ही बॉन्ड लेंथ इक्वल है, जो कि है 128 पिकोमीटर, जो कि इन दोनों ही बॉन्ड लेंथ्स का इंटरमीडिएट है। ये इन दोनों ही बॉन्ड लेंथ्स के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स नहीं है, ये इन दोनों के बीच का मिक्सचर है या फिर ब्लेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की पोजीशंस ऑल्टरनेट है, लेकिन इन एक्चुअल जो मॉलिक्यूल होगा वो इन दोनों के बीच, इन दोनों का ब्लेंड होगा। यानी कि ओजोन को एक्चुअल में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड है, लेकिन दोनों ही एटम्स, दोनों की पेरिफेरल ऑक्सीजन एटम के साथ एक पार्शियल डबल बॉन्ड है, और ये दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है। तो रेजोनेंस एक्चुअल में इन दोनों स्ट्रक्चर्स का ब्लेंड होता है, यानी कि ये डबल बॉन्ड जो इस फिगर में इस राइट साइड है और अगले फिगर में लेफ्ट साइड है, वो वहाँ से यहाँ ऑल्टरनेटिव जंप्स नहीं करता है, बल्कि बल्कि रेजोनेंस में ये डबल बॉन्ड हर पेरिफेरल एटम के साथ रहता है, और ये बन जाता है एक पार्शियल डबल बॉन्ड।
अगर हम ओजोन मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन लिखे तो कुछ इस तरह का होगा। तो हम देख सकते हैं कि ओजोन का वेव फंक्शन दोनों ही इंडिविजुअल लुईस स्ट्रक्चर्स के बीच का सुपरपोजिशन है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ओजोन मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वेव फंक्शन है वो उसके इंडिविजुअल वेव फंक्शंस का सुपरपोजिशन है। तो ओवर वेव फंक्शन को हम उस मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल लुईस स्ट्रक्चर्स का सुपरपोजिशन कह सकते हैं। दो से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स के ब्लेंडेड स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग कह सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस उन्हीं स्ट्रक्चर्स में होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशनिंग अलग है, ना कि उन स्ट्रक्चर्स में जिनमें एटम्स की पोजीशनिंग अलग है। फॉर एग्जांपल OSO एंड SOO। इन दोनों को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे एटम्स की पोजीशनिंग में डिफरेंस है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशनिंग में। रेजोनेंस से एक मॉलिक्यूल पे दो इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला, रेजोनेंस उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को एवरेज कर देता है। जैसा कि हमने देखा था ओजोन मॉलिक्यूल में, ओजोन का सेंट्रल एटम उसके पेरिफेरल एटम के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाने के साथ साथ एक पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहा है, जो जिसका बॉन्ड लेंथ ना ही सिंगल बॉन्ड या ना ही डबल बॉन्ड के इक्वल है, बल्कि दोनों के इंटरमीडिएट था। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी किसी भी कंट्रीब्यूटिंग लुईस स्ट्रक्चर की एनर्जी से कम होती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बोरॉन टेट्राफ्लोराइड। हम यहाँ पे एक बार फिर ओजोन मॉलिक्यूल का एग्जांपल कंसिडर करते हैं। ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और ये हमारे इंडिविजुअल लुईस स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस हाइब्रिड की एनर्जी इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स की एनर्जी से कम है। अगर किसी दो लुईस स्ट्रक्चर्स का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो जिस लुईस स्ट्रक्चर्स की एनर्जी ज़्यादा है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कम कंट्रीब्यूशन होगा। हम लोग कंसिडर करते हैं नाइट्रेट आयन का एग्जांपल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाइट्रेट आयन के भी चार कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को पार्शियल डबल बॉन्ड कंसिडर करते हैं, क्योंकि इस नाइट्रेट आयन में लास्ट के तीन स्ट्रक्चर्स मोस्टली डोमिनेट करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी पहले स्ट्रक्चर से कम होती है। इसलिए हम इस आयन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं। बात करते हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। द फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज ऑफ एन एटम इफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स वर शेयर्ड इक्वली। फ्लोर एटम मॉलिक्यूल के उस एटम का चार्ज होगा जब उस एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वली शेयर किए जाए। फॉर्मल चार्ज के हेल्प से हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि किस लुईस स्ट्रक्चर की लोएस्ट एनर्जी रहेगी और रेजोनेंस के टाइम कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रहेगा। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू वी माइनस एल माइनस हाफ पी, जहाँ पे F है हमारा फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम, V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, L है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और P है नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द लुईस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं SO3 मॉलिक्यूल। तो सल्फर एटम को कंसीडर करते हैं सबसे पहले। उसके पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इस स्ट्रक्चर में उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और एटम के पास 8 शेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि P है 8। तो F इज इक्वल टू 6 माइनस 0 माइनस हाफ टाइम्स 8, यानी कि +2। तो सल्फर एटम का फॉर्मल चार्ज है +2। कंसीडर करते हैं इस ऑक्सीजन एटम को। इसके पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका फॉर्मल चार्ज है 6 माइनस हाफ टाइम्स 2 इज इक्वल टू -1। तो इस एटम का फॉर्मल चार्ज है -1। और लास्ट में कंसिडर करते हैं इस ऑक्सीजन एटम को। तो इस ऑक्सीजन एटम के पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया 6 - 4 - 4/2 इज इक्वल टू 0। तो इस एटम का फॉर्मल चार्ज है 0। स्ट्रक्चर जिसके हर एटम्स के फॉर्मल चार्जेस बहुत लो होते हैं, यानी कि 0 के आसपास होते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स की एनर्जी लोएस्ट होती है। का मतलब लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर वो है जिसमें एटम्स के सबसे कम फॉर्मल चार्ज है
और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एक नेगेटिव चार्ज असाइन किया जाए और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को पॉजिटिव चार्ज असाइन किया जाए। जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था सल्फर ट्राइऑक्साइड में, सल्फर इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास था एक प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन सल्फर के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास था माइनस चार्ज। यानी कि ये स्ट्रक्चर एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब फॉर्मल चार्ज का यूज़ करके हम NO2F के सबसे स्टेबल स्टेट को डिटरमाइन करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है NO2F। NO2F के 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम पहले स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। सबसे पहले कंसिडर करते हैं नाइट्रोजन एटम को। तो नाइट्रोजन एटम के पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6 का हाफ 3। तो उसका फॉर्मल चार्ज है +2। इस केस में नाइट्रोजन के पास फिर से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 8/2। तो उसका फॉर्मल चार्ज है +1। और इन तीनों ही केस में नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज है +1। हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटम ऑन द लेफ्ट साइड। इस केस में ऑक्सीजन के पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, -6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, -2/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि -1। राइट साइड के ऑक्सीजन आइटम के बारे में बात करें तो इसके पास भी सेम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 लोन पेयर, 2 बॉन्डिंग, -1। इस केस में कंसिडर करें तो इस ऑक्सीजन के पास भी 6, 6 और 2, यानी कि -1। लेकिन अब इस ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पे इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ 4 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, यानी कि 4/2। तो इसका फॉर्मल चार्ज है 0। इस केस में भी कंसिडर करें डबल डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन का सेम एनर्जी से फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 0, और सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -1। इस केस में दोनों ही ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है तो इनके फॉर्मल चार्जेस हो जाएंगे -1 और -1। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। इस केस में फ्लोरीन के पास है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, -6 लोन पेयर, -2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 0। इस केस में फ्लोरीन के पास है 0 फॉर्मल चार्ज, और इस केस में फ्लोरीन के पास है 0 फॉर्मल चार्ज, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन के पास डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे फ्लोरीन के पास है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, -4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, -4/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इज इक्वल टू +1। यानी कि यहाँ पे फ्लोरीन का चार्ज है 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे +1। यहाँ पे नाइट्रोजन का चार्ज है +2, ऑक्सीजन के -1। इस केस में नाइट्रोजन का +1, -1 0, +1 0, -1, +1, -1, -1 और -1। तो हम देख सकते हैं कि इस केस में नाइट्रोजन के पास +2 फॉर्मल चार्ज है और यहाँ पे फ्लोरीन के पास +1 फॉर्मल चार्ज है। तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास +2 चार्ज होने के कारण इसकी एनर्जी इन दो स्ट्रक्चर्स की एनर्जी से ज़्यादा होगी। ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे हैं फेवरेबल स्ट्रक्चर्स या फिर लो एनर्जी स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर के बीच का डिफरेंस देखते हैं। फॉर्मल चार्ज एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी बॉन्ड के कोवैलेंट कैरेक्टर को एक्सैजरेट करके डिराइव किया जा सकता है। इसका यूज़ मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड्स में किया जाता है। वहीं ऑक्सीडेशन नंबर का यूज़ मोस्टली आयोनिक बॉन्ड्स में किया जाता है। फॉर एग्जांपल NO3- नाइट्रोजन की वैलेंसी है +5 और एक ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी है -2, यानी कि 3 ऑक्सीजन टोटल जोड़ के हो गया -6। तो अगर दोनों का सम किया जाए तो +5 -6 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा 3 ऑक्सीजन आइटम्स को डोनेट कर रहा है जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिससे वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं। नाइट्रोजन एक्चुअली ऑक्टेट ना पाके एक स्टेबल स्टेट पाएगा फुली फिल्ड ऑर्बिटल 1s2, और यहाँ पे ऑक्सीजन अपना फुली फिल्ड ऑर्बिटल पाएगा 2s2 2p6। बात करते हैं VSEPR मॉडल के बारे में। इसका फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। इसका प्राइमरी assumption है according to VSEPR model, enhanced regions of enhanced electron density
that is bond pairs, lone pairs, or the concentration of electrons associated with multiple bonds take up positions as far apart as possible so that the repulsions between them are minimized. तो VSEPR मॉडल का कोर आइडिया है कि इनहेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स को दूसरे इलेक्ट्रॉन एनहांस डेंसिटी रीजन से जितना पॉसिबल हो सके उतना दूर रखा जाए ताकि उनके बीच का रिपल्शन बहुत कम हो, वरना वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल टेट्राहीड्रॉन के केस में अगर अपने एनहांस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स को टेट्राहीड्रन के कॉर्नर पे रखें तो हम उनको एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर रख सकते हैं। सेम इन द केस ऑफ ट्रायंगुलर बाइपिरामिड, अगर हम ट्रायंगुलर बाइपिरामिड के पांचों कॉर्नर्स पे अपने इनहेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स को रखते हैं तो वो एक दूसरे से सबसे ज़्यादा पॉसिबली दूर होते हैं। VSEPR मॉडल के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग रीजन और लोन पेयर्स दोनों ही एक मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमिन करते हैं। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उसके नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से पता चलती है, लेकिन उस मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप उसके एटम्स के अरेंजमेंट से पता चलता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया, अगर हम बात करें अमोनिया की, उसके पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्डिंग रीजन्स है, यानी कि उसके पास 4 इन्हांस्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है। तो VSEPR मॉडल के अकॉर्डिंग जिन मॉलिक्यूल के पास 4 इन्हांस्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स होते हैं उनका शेप होता है टेट्राहीड्रल। जैसे एक इन्हांस्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन एक लोन पेयर है, इसलिए इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप टेट्राहीड्रल ना होकर ट्राइगोनल पिरामिडल है। अगर बात करें इसी तरह अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल के पास है 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्डिंग पेयर्स, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन्स। लेकिन इन 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन्स लोन पेयर्स है, इसलिए इसका एक्चुअल शेप टेट्राहीड्रल ना होकर एंगुलर है। तो VSEPR मॉडल में इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग शेप्स इस टेबल में दिए हुए हैं। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन्स है तो मोस्टली शेप बनता है लीनियर, 3 है तो मोस्टली शेप बनता है ट्रायगोनल प्लानर, सेम वे 4 में बनता है टेट्राहीड्रल, 5 में ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, 6 में ऑक्टाहीड्रल और 7 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इन सभी शेप्स के कॉर्नर पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन्स को प्लेस करें तो उनके बीच का रिपल्शन सबसे कम होता है। पहला एग्जाम्पल है हमारा PCl5। पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 क्लोरीन एटम्स है और फॉस्फोरस के पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के पास है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे बन गए 5 बॉन्डिंग पेयर्स। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 बॉन्डिंग पेयर्स है तो मतलब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन्स है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो अकॉर्डिंग टू VSEPR मॉडल, PCl5 का शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसपे 3 क्लोरीन एटम्स है इक्वेटोरियल प्लेन में और 2 क्लोरीन एटम है एक्सियल प्लेन में। इनके बीच का एंगल अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्रीज है और इसके बीच का एंगल है 90 डिग्रीज। एग्जाम्पल 2, पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और फ्लोरीन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो बोरॉन 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड कर सकता है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन्स है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग शेप है ट्राइगोनल प्लेनर। यानी कि बोरॉन का एक्चुअल शेप है एक ट्राइगोनल प्लेनर जिसमें चारों के चारों एटम्स एक ही प्लेन में है। इनके बीच का बॉन्ड लेंथ इनके बीच का बॉन्ड एंगल है अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। एग्जाम्पल 3, सल्फेट आयन। पहले इसका लुईस स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा सल्फेट आयन जिसके एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स हैं। तो दोनों ही केस में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन्स हैं। इस केस में कंसिडर किया जाए 3 बॉन्डिंग पेयर्स और एक लोन पेयर, और इस केस में कंसिडर किया जाए तो एक लोन पेयर, 2 सिंगल बॉन्डिंग पेयर्स और एक डबल बॉन्डिंग पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन्स है 4। लेकिन 4 में से एक इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन हमारा लोन पेयर है जो एटम के शेप को डिटरमाइन नहीं करता है, इसलिए सल्फेट आयन का एक्चुअल शेप है ट्राइगोनल प्लेनर।
जिसे हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं। ये सभी एटम्स एक प्लेन में है और ये लोन पेयर एक पिरामिड की तरह है। एग्जाम्पल 4 है फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड आयन। तो फॉस्फोरस के पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के पास है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इंटू सी एल इज इक्वल टू 4 और एक पॉजिटिव चार्ज। तो पहले हम इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है PCl4 का लुईस स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन्स हैं 4। 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग शेप है टेट्राहीड्रल, यानी कि इस मॉलिक्यूल का शेप है टेट्राहीड्रल, जिसे हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉस्फोरस और ये है क्लोरीन। टेट्राहीड्रल बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली होता है 109.5 डिग्री। एग्जाम्पल 5 है इंडियम पेंटाक्लोराइड। इसका ओवरऑल चार्ज है -2। पास है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के पास है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। और हमारे पास है 2 नेगेटिव चार्ज। तो पहले इसका लुईस स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम के आसपास है 5 इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन्स। तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन्स हो गए 5। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग शेप होना चाहिए ट्रायगोनल बाई पिरामिड, लेकिन एक्चुअल में इसका शेप ट्रायगोनल बाई पिरामिड ना होके एक्चुअल शेप है स्क्वायर प्लैनर। इसका रीज़न है कि ट्रायंगुलर बाइप्लेनर के फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले इंडियम क्लोराइड की एनर्जी स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले इंडियम क्लोराइड की एनर्जी से ज़्यादा है। एक मॉलिक्यूल हमेशा लोएस्ट एनर्जी से अचीव करना चाहेगा, इसलिए वो ट्रायंगुलर बाइप्लेनर ना चूज करके जिसकी एनर्जी स्क्वायर प्लेनर के से ज़्यादा है वो स्क्वायर प्लेनर चूज करेगा। एग्जाम्पल 6 है जेनॉन पेंटाफ्लोराइड। यहाँ पे जेनॉन के पास है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन के पास है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 इंटू 5 1 इज 5 और 1 नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले हम इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जेनॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन्स है, 5 बॉन्डिंग रीजन्स और 2 लोन पेयर्स। तो यहाँ पे जेनॉन के पास 7 बॉन्डिंग रीजन्स। तो यहाँ पे जेनॉन के पास 7 इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन्स है, 5 बॉन्डिंग पेयर्स और 2 लोन पेयर्स। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन। तो इसके अकॉर्डिंग इसका शेप होना चाहिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल, लेकिन साथ में से इसके 2 इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन लोन पेयर है, इसलिए इसका एक्चुअल शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल ना होके पेंटागोनल प्लेनर है, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक पेंटागन का शेप ले लेंगे और ये 6 के 6 एटम्स एक ही प्लेन में मिलेंगे। अब हम बात करेंगे बेसिक शेप्स के मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो जैसे ही एक मॉलिक्यूल का बेसिक शेप आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उसके इनहैंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स को काउंट करके हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं ताकि बॉन्डिंग रीजन्स और लोन पेयर के बीच का रिपल्शन और कम हो सके, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर या फिर बॉन्ड पेयर से कहीं ज़्यादा होता है। पेयर ऑन एवरेज न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है, इसलिए वो अदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ज़्यादा स्ट्रांगली रिपेल करता है, इसलिए इसका रिपेलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोन पेयर्स को ऐसे पोजीशन में प्लेस करते हैं जिसके कारण ये दूसरे इलेक्ट्रॉन डेंस रिच रीजन से थोड़ा दूर रह सके। एग्जाम्पल इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर हम एक लोन पेयर को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच रीजन से रिपल्शन मिलेगा, लेकिन लोन पेयर्स को हम एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं तो यहाँ इसे दो दो ना होके 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच रीजन से रिपल्शन मिलेगा, जो कि इससे अनस्टेबल होगा। इसलिए इन द केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर लोन पेयर को एक्सियल या इक्वेटोरियल साइड चूज करना हो तो लोन पेयर डेफिनेटली इक्वेटोरियल साइड चूज करता है, क्योंकि वहां से रिपल्शन कम मिलता है। अब बात करते हैं ऑक्टाहीड्रल की। तो पहला लोन पेयर इन 6 में से किसी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन दूसरा लोन पेयर इसके डायरेक्टली ऑपोजिट होगा ताकि इनके बीच का रिपल्शन मिनिमाइज हो सके।
तो मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर बन जाता है स्क्वायर प्लेनर। अगर किसी मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड पेयर्स हैं और एक से ज़्यादा लोन पेयर्स है, तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल से कम होता है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल टेट्राहीड्रल एंगल होता है 109.5, लेकिन अगर अमोनिया का केस कंसीडर करें कि नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर है, तो वो इन दोनों हाइड्रोजन एटम को रिपेल करेगा। तो ये हाइड्रोजन एटम थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आते हुए अपना बॉन्ड एंगल रिड्यूस कर देंगे। तो बॉन्ड एंगल 109.5 ना होके 107 हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एटम्स रिलेटिवली क्लोजर हो जाते हैं। वही बात करें ऑक्सीजन की, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक नहीं बल्कि दो लोन पेयर्स हैं, यानी कि रिपल्शन और ज़्यादा होगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के थोड़ा पास आ जाएंगे और बॉन्ड एंगल 109.5 ना होके 104.5 डिग्री हो जाता है। और लास्ट में हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज POCl3। तो यहाँ फॉस्फोरस के पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास है एक, लेकिन 3 × 1 = 3। तो टोटल है 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को कम कर देंगे, यानी कि 10 - 2 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग शेप है टेट्राहीड्रल, यानी कि POCl3 का शेप अकॉर्डिंग टू VSEPR इज टेट्राहीड्रल। एग्जाम्पल 2, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर के पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्लोरीन के पास है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार के पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन्स, जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन पाँच में से एक इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन हमारा लोन पेयर है, और क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग शेप बना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक इक्वेटोरियल साइड ऑक्यूपाई कर लेगा और हमारे पास बचेंगे दो इक्वेटोरियल साइड्स और एक और दो एक्सियल साइड्स। लेकिन ये लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण इन दोनों फ्लोरीन एटम्स प्लस इन दोनों इक्वेटोरियल को रिपेल करेगा, तो रिजल्टिंग शेप बनेगा एक सीसॉ टाइप स्ट्रक्चर। ये तीनों एक प्लेन में है और ये इसके एक्सियल बॉन्ड्स हैं। ये शेप हुआ सीसॉ। अगला एग्जांपल है सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड। सेलेनियम के पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 × फ्लोरीन के पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और दो नेगेटिव चार्ज, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्योंकि सेलेनियम एक हैवी पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए उसका लोन पेयर इस मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा, इसलिए इसका शेप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेंटागोनल बाइपिरामिडल ना होकर एक ऑक्टाहीड्रल है, यानी कि इसका शेप एक ऑक्टाहीड्रल की तरह है, क्योंकि इस सेलेनियम का लोन पेयर उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है या स्टीरियोकेमिकली इनर्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है XeOF4। यहाँ पे जेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 और फ्लोरीन के 4, फ्लोरीन एटम्स के 4, और टोटल 14, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस कर दे, तो हमारे पास बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग शेप है ऑक्टाहीड्रल। इसका शेप कुछ इस तरह होगा। क्योंकि जेनॉन के पास एक लोन पेयर है और ये उसके ज्योमेट्री को डिटरमाइन नहीं करेगा, इसलिए इसका एक्चुअल शेप होगा स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल।